नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्योंकि 12 बज गए हैं। और दिस इज योर होस्ट अल्पा शाह। मनी की बात अल्पा के साथ आप करने आए हैं। आज आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही बड़े विजर्ड जो स्टॉक मार्केट के किंग है, मेरे पर्सनल फेवरेट है। और मैं जब भी कहीं भी कोई दुविधा में होती हूँ या मैं डरती हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में क्या किया जाए, तो पहला फोन जो है वो घूमता है हमारे राजेश बंसल जी को। राजेश बंसल जी का मैं इंट्रोडक्शन चाहे कितना भी दूं, आप सबको पता है कि वो कितनी फेमस और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। पर ये एक मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेलिटी है। राजेश बंसल जी जो है वो मिधास फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के एक जो इंडिपेंडेंट बुटीक है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म जो है, उनके फाउंडर है, प्रमोटर है। एंड हैविंग सीजन्ड प्रोफेशनल्स विथ हिम एंड इन हिज कंपनी, and it's the brainchild of Rajesh Bansal. He has spent more than 31 years in the Indian financial services industry. Prior to co-founding Midas Finserv Private Limited in April 2015, Rajesh ji had worked with Tata Mutual Fund, ING Financial Services Private Limited, and Master Capital Services Limited in various senior leadership roles. Mr. Rajesh Bansal is also a technical analyst, equity में, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन हासिल की है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हमारे देश में राजेश बंसल जी जितने इंटेलिजेंट या बहुत ही अच्छी तरह से जो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस जिसको बोलते हैं ना, विद प्रॉपर थॉट प्रोसेस, वो राजेश बंसल जी उनमें से एक है। और स्पेशली आज के दौर में जब आज हम ये लाइव कर रहे हैं, तो मुझे पता है हमारे ऑडियंस के माइंड में बहुत सारी दुविधाएं हैं, क्वेश्चंस है, क्योंकि बहुत ही टर्बुलेंट टाइम्स चल रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में। बजट आने वाला है, ट्रम्प साहब आ गए हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग कितने बेचैन हैं राजेश जी को सुनने के लिए। मिस्टर राजेश बंसल इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड फिलोसोफर और काफी ग्रास रूटेड है। और इसी वजह से शायद वो हम सबको इक्विटी मार्केट में आज मदद करना चाहते हैं कि भाई हमें बिल्कुल डरना नहीं है और कैसे आगे बढ़ना है। प्रेजेंटली मिडास जो है उनकी कंपनी, वो 1,000 करोड़ के एयूएम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वो बादशाह है। और 1,800 फैमिलीज को वो कैटर कर रहे हैं। आप सोचिए, उनका कंट्रीब्यूशन मैं चाहे कितना भी बोलूं कम होगा। Lastly, Mr. Rajesh Bansal contributes to the knowledge of people by his continuous media presence. आपने उनको कहीं ना कहीं कोई टीवी चैनल में जरूर देखा होगा, लाइक जी बिजनेस, एनडीटीवी, रेडियो द्वारका। एंड ही शेयर्स हिज व्यू ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट थ्रू articles published in magazines like Outlook Money and many newspaper. अगर मैं उनका इंट्रोडक्शन फुल दूंगी तो शायद हमारा पूरा लाइव उसी में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म करूंगी, लेकिन आप सब उनसे जुड़े रहिएगा। वो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है और आप उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जरूर जरूर ढूंढ लोगे। सो राजेश जी, नमस्कार और थैंक नमस्कार यू मैम। वेरी मच। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हम सब के लिए ये टाइम निकाला, क्योंकि हम सब बहुत ही आज डरे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, कि भाई करे क्या, ये क्या हालात हो गए और क्यों ये सब हो रहा है, आगे जाके हमें क्या सोचना चाहिए। तो मैं सबसे पहले, मेरा जो एक सवाल रहेगा वो है कि भाई जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, जिसे हम एफपीआई बोलते हैं, उनका आउटफ्लो जो है वो हो गया है। और डू यू बिलीव दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, और आर वी अप्रोचिंग द बॉटम ऑफ दीज आउटफ्लोज? आपका क्या व्यू है सर एफपीआई के बारे में? नमस्कार मैम। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी लिसनर का स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मेरे को सुनने के लिए उपस्थित हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैम आपने बोला एफपीआई की होल्डिंग,
आज एफपीआई की होल्डिंग पिछले 12 साल में सबसे लोएस्ट पे है। ये पहली बार 16% के नीचे भी चली गई है, अराउंड 15.7% है जो लास्ट पब्लिश डाटा था। और ये हाईएस्ट गई थी 21% के ऊपर 2021 के अंदर। वहां से आप देख सकते हैं तो 21% से हम कितना नीचे आ चुके हैं। पर क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? एफपीआई क्यों पैसा लगाते हैं? एफपीआई पैसा इसलिए लगाते हैं, उन्हें पैसा बनाना है। और आज थोड़ा सा निकालने का मेन रीजन जो मेरे को समझ में आता है कि उनको अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली थोड़ी अच्छी मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन मार्केट, जिन्होंने काफी टाइम से कोई बढ़िया रिटर्न नहीं दिए, वहां वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गई थी। सिमिलरली एक यूएस मार्केट जहां वैल्यूएशन बहुत अच्छी रिटर्न दे रही है, वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है पर इंडिया से फिर भी कम थी। और दूसरा, एफपीआई को जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न के साथ एक उन्हें रुपी डॉलर की डिवेल्यूशन भी फेस करनी पड़ती है। तो जी। जिसके वजह से उन्हें थोड़ी हाई रिटर्न इंडिया से चाहिए अगर वो बने रहें, तो इसलिए थोड़ा सा उनका आउटफ्लो हमें ज्यादा देखने को मिला पास्टली। अभी पास्ट में अभी यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से कुछ अल्टरनेट आप बात करें वहां के जीसेक यील्ड की, उसी से उनको 6% की रिटर्न आ रही थी। तो इंडिया की रिटर्न इन्वेस्टमेंट थोड़ी अट्रैक्टिव कम हो गई थी। पर मेरे को अब इस समय ऐसा लगता है कि शायद वो अपने बॉटम की तरफ पहुंच चुकी है, क्योंकि ये 12 साल के लो पर है। और बहुत सारे एफपीआई ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, लाइक पेंशन फंड, हेज फंडों को छोड़ दें तो बहुत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो वो अपने उस बॉटम पे पहुंच चुके हैं जो यहाँ से शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रखते हैं। तो यहाँ से ज्यादा सेलिंग एफपीआई की अब नहीं आनी चाहिए। रिबाउंड अभी होगा, 2 महीने में होगा, 15 दिन में होगा, कहना मुश्किल है। पर यहां से ज्यादा बड़ा सेलिंग उनका नहीं बनता है, क्योंकि वैल्यूएशन भी पिछले पीक से देखें तो पिछले सितंबर में जो पीक लगा था वहां से निफ्टी भी 12% गिर चुकी है। और मिड एंड स्मॉल कैप तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो 30 से 70% भी करेक्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है कि एफपीआई की, मेरे को ऐसा लगता है, वो अपने बॉटम की तरफ ही है और यहाँ से उनका आउटफ्लो जल्दी ही रुकना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगले 1-2 महीने के अंदर ये रुक जाना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए। ऐसे ही हमने पिछले साल 2024 में भी देखा था, एक बार उनका काफी स्ट्रांगली आउटफ्लो हुआ था, पर जब उनका इनफ्लो स्टार्ट हुआ तो मार्केट फिर ऊपर जाने लगी थी। तो ये बॉटम की तरफ ही है जो मैं समझता हूँ। जी। बंसल जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे अभी ये एफपीआई के ये बिहेवियर से क्या हमें ज्यादा तकलीफ होगी, या हम क्वाइट स्ट्रांग है हमारे स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए? मैडम, जैसे मैंने कहा कि अभी एफपीआई की होल्डिंग अपनी लोएस्ट पे आ गई है 12 साल पे, उसी तरह से हमारी रिटेल होल्डिंग हाईएस्ट पहुंच गई है अपनी हिस्ट्री में 25% के आसपास। जी। तो अब ये रिटेल का मोमेंटम अगर जी। मेंटेन रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर रिटेल भी यहाँ पैनिक हो गया तो थोड़ा सा दिन प्रॉब्लम और हो सकती है, वो हम रूल आउट नहीं कर सकते। पर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हमारी रिटेल मार्केट, रिटेल इन्वेस्टर काफी मैच्योर हो चुके हैं। तो हमें इस बात को दूसरा देखने के लिए फंडामेंटल की तरफ जाना पड़ेगा कि हमारी वैल्यूएशन कैसी है। अनफॉर्चुनेटली जिस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुछ अर्निंग्स जो हमने 1 अप्रैल 2024 को एस्टिमेट की थी इस साल के लिए, वैसी अर्निंग डिलीवर नहीं हुई। पिछले 3-4 साल से निफ्टी 50 की कंपनी और दूसरी कंपनियां मोर देन 15%, 12, 15, 18% की अर्निंग ग्रोथ दे रही थी, इसलिए मार्केट उनको हायर डिस्काउंट कर रही थी। तो साल के स्टार्ट में जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था तो हमने अर्निंग की फोरकास्ट 15% के बेस पे मार्केट में एंटिसिपेशन था। पर ये 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट आ चुके हैं और थर्ड के अभी प्रोग्रेस में हैं, वो ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद अर्निंग ग्रोथ 6% के आसपास रहेंगी। जी। और शायद 24-25 की ईपीएस निफ्टी 50 की शायद 1040 के आजू बाजू रहेगी। तो हम्म। मार्केट को क्योंकि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और मार्केट स्लेव ऑफ अर्निंग्स है, इसलिए मार्केट उस फंडामेंटल बेसिस पे अगर देखें तो डिस्काउंट कर रहा है, रीएडजस्ट कर रहा है कि अर्निंग फोरकास्ट कैसी है। अगर इसी एनालॉजी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो मार्च के बाद ये अर्निंग्स मोर और लेस फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हमारे पास आ चुकी होंगी। तो मार्केट क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग है, तो मार्केट 1 अप्रैल 2025 से 25-26 की या मार्च से 25-26 की अर्निंग को डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि जो अर्निंग में स्लो डाउन आया था
शायद उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजन भी थे। पिछले साल हमें पता है कि यूनियन इलेक्शन थे, तो सरकार उनमें बिजी थी, तो काफी सारे काम उस समय रुक गए थे। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी कम रह गया था। अगर आप जाके देखें तो गवर्नमेंट ने पिछले साल बजट में 11.5 लाख करोड़ का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट दिया था, जिसमें से हम 8.5 के आसपास ही शायद अभी तक पहुंच पाए हैं। तो उसमें बड़ा गैप है और वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर वो पूरा होता तो शायद इतना स्लो डाउन नहीं होता। तो हमें वैसी उम्मीद है शायद इस बजट के द्वारा गवर्नमेंट उस मोमेंटम को फिर मेंटेन करेगी, और अगले साल, क्योंकि ऐसे इलेक्शंस का प्रेशर नहीं है, तो शायद गवर्नमेंट उस स्प्री पर रहे, तो फिर एक बार हमें कुछ अर्निंग बेटर दिख सकती हैं। और बेस भी लोअर हो जाएगा इस साल की अर्निंग से, तो थोड़ा सा कंपनी भी रीएडजस्ट हो जाएंगी। तो मार्केट फिर अगले साल 1 अप्रैल से बाद नेक्स्ट ईयर की 25-26 की अर्निंग को डिस्काउंट करना स्टार्ट करेगा। और जो आज स्ट्रीट का एस्टीमेट है, मोस्ट ब्रोकर हाउस का एस्टीमेट है या मार्केट का एस्टीमेट है, अगले साल की ईपीएस शायद 1160 के आसपास मार्केट एंटिसिपेट कर रही है। अगर ऐसा होता है, और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मार्केट ने 10 साल की जो एवरेज है अर्निंग की डिस्काउंटिंग करने को, जैसे पी मल्टीपल बोलते हैं, 19 के नीचे नहीं गया है। और अगर हम 20 को मान लें एक बेस में, तो 23,200 का लेवल बनता है। तो 23,200 एक बेस लेवल बन जाएगा अगले साल से 1 अप्रैल से, क्योंकि हिस्टोरिक 10 ईयर की एवरेज पे हम आ जाएंगे ऑलमोस्ट। तो वहां से बड़ी करेक्शन की उम्मीद कम हो जाएगी, क्योंकि हम हिस्टोरिक एवरेज की तरफ होंगे, तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो जाएंगी। चलिए, 23,200 मैंने लिख लिया, आप सबने सुन लिया। बंसल जी, आपने मेरा जवाब बजट के ऊपर भी दे दिया, पर आपको क्या लगता है और कोई चीज ऐसी जो इम्पोर्टेंट आप को लगता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ लाएंगे ये बजट में? यस मैम, पहली बात तो इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं हर साल की तरह ऐसी कोई मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। जैसे लास्ट ईयर हम देख रहे थे या उससे पहले के बजट में कैपिटल गेन को टैक्स करेंगे, हायर लगाया जाएगा और कुछ चेंजेस आएंगे। और हमने देखा भी था लास्ट ईयर में सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ा के 12.5% किया, या शॉर्ट टर्म जी। कैपिटल गेन को 15 से 20 किया। और जी। पर ऐसा इस समय कोई एक्सपेक्टेशन मार्केट में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि मार्केट मार्केट कुछ नहीं मान रही बजट में ऐसा कुछ आएगा। एट ठीक द है। सेम टाइम ऐसी र्यूमर्स हैं, इसका कोई बेस अभी मेरे पास नहीं है, ये तो प्रेरोगेटिव है फाइनेंस मिनिस्टर का ही और सरकार का, कि शायद गवर्नमेंट स्लो डाउन कंजम्पशन को रोकने के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में थोड़ा सा राहत दे, या तो स्लैब को जो बेसिक स्लैब है उसको बढ़ा दे, 10 लाख भी पहुंचा दे, लोग ऐसी भी उम्मीद कर रहे हैं। और जो हायर स्लैब रेट है, जैसे हमारे पास 10, 20 या 30 की टैक्स रेट है, उसके बीच में कोई नई टैक्स रेट भी इंट्रोड्यूस कर दे। अगर ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है तो लोगों के पास कुछ स्पेंडिंग के लिए पैसा ज्यादा होगा, तो कम टैक्स जाएगा, तो दे कैन स्पेंड ऑन द इकोनॉमी, और थोड़ी सी इकोनॉमी में रिवाइवल आएगा। जो जीडीपी का भी ग्रोथ जो 7-8% तक चला गया था पिछले 2-3 सालों में, वो भी इस बार 6.5 की एक्सपेक्टेशन है या 6.4 की, तो शायद उसमें भी कुछ जंप मिल जाए। तो एक ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है। और सरकार हो सकता है इस बजट में कुछ बड़े विजन डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट करे अगले टाइम के लिए। हो जी। सकता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में समय लगे, पर सरकार जी। अपना एक विजन प्रेजेंट कर सकती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो मार्केट उससे भी क्लू लेके थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। बहुत बढ़िया, आप बहुत ही अच्छी खुशखबरियां दे रहे हैं, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल वे से जो आप समझा रहे हैं वो समझ रहे हैं। वैसे ट्रम्प के बारे में अभी बहुत सब कुछ लोग बात कर रहे हैं, काफी सारी चीजें आ भी गई है। लेकिन अगर मैं आपको क्विकली पूछूं कि क्या ट्रम्प साहब या एलन मस्क साहब हमें हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ इम्पैक्ट लाएंगे, या कुछ को रिलेटेड है, या आपको ऐसा नहीं लगता है? मैम, अभी तक जो ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किए हैं, अभी टैरिफ के ऊपर तो कहीं उन बात आई नहीं। जो लोग बहुत उम्मीद से बैठे थे कि शायद पहले दिन जी। बैठते ही कुछ टैरिफ्स पे बोलेंगे, पर जो उनको 3x3 का फॉर्मूला उन्होंने प्रेजेंट किया है, जैसे उन्होंने कहा है कि पहला टारगेट है कि यूएस की जीडीपी को 3% पे ले जाना। नंबर 2, उनको फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना, 3% के जीडीपी पे फिजिकल डेफिसिट को लाना। और तीसरा, 3 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल का प्रोडक्शन करना। तो जी। ये तीनों चीजें इनडायरेक्टली हर इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छी है, और इंडिया के लिए थोड़ी ज्यादा अच्छी हैं। जिसमें हम्म। से अगर फिजिकल डेफिसिट कम होता है तो
फेड के पास इंटरेस्ट रेट काटने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, इंटरेस्ट रेट लोअर करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, और ऐसा फेड करता है तो हमारे इमर्जिंग मार्केट के लिए बढ़िया ही होगा। बढ़िया दूसरा, है। ऑयल का अगर 3 मिलियन बैरल ऑयल अगर यूएस प्रोड्यूस करता है पर डे, तो यूएस जो अभी तक नेट इंपोर्टर है ऑयल का, उसके बाद नेट एक्सपोर्टर हो जाएगा। अगर ऑयल का एक्सपोर्टर होता है तो मेरे को ऐसा लगता है ऑयल की प्राइस भी चेक इन हो जाएंगी, ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। और हमारा क्योंकि मेजर इंपोर्ट बिल ऑयल का ही है, तो हमें उससे बड़ा फायदा होना चाहिए। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में फायदा होना चाहिए, और हमारे रुपये को प्रेशर कम लगेगा अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। तो हमारे आरबीआई के पास भी एक रूम होगा, जो अभी आरबीआई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि करेंसी को बचाना है और फॉरेन एक्सचेंज को रोकना है, तो अभी इंटरेस्ट रेट कट आरबीआई नहीं कर रहा था, तो शायद आरबीआई के पास ज्यादा रूम होगा इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। और जैसे ही हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कट होता है, तो हमारे कॉर्पोरेट्स के रेट, लेंडिंग रेट कम हो जाएंगे, मॉर्गेज के रेट कम हो जाएंगे, जो इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, और एक कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और मार्केट ऊपर जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है इस मेजर से इनडायरेक्टली हमारी मार्केट को और इमर्जिंग मार्केट को और पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट को काफी फायदा होना चाहिए। बढ़िया है। चलिए, तो ट्रम्प साहब भी हमारे शायद फेवर में ही काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मेजर करेक्शंस हुआ है, आपने तो इतने सारे करेक्शंस देखे हैं अपने लाइफ टाइम में, व्हाट डू यू फील कि इफ अ रिटेल इन्वेस्टर लाइक मी, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, शुड दे ऑप्ट फॉर डायरेक्ट इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, लमसम करना चाहिए एट वन गो, या म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी एसटीपी रूट से उनको ये मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपका क्या सजेशन रहेगा सर? मैम, 2020 कोविड लो से मार्केट ने एक बड़ी स्पेक्टाकुलर रैली दी। उस समय स्टॉक की प्राइसेस इतनी नीचे चली गई थी कि जहां पर कोई भी आदमी कभी भी खरीदता तो उसे पैसा बनता। तो उसने हमारे बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया, और इतने सारे डीमैट अकाउंट आप देख रहे हैं खुले को, और लोगों को, क्योंकि कोविड के दौरान जब वो घरों में थे तो अगर काम भी नहीं था, तो सब वो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले गए और पैसे का फ्लो होता चला गया। पर एक्चुअली मैं कहता हूं कि लोगों को डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जब तक पॉसिबल हो सके अवॉइड करनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस है, आर्ट, एक आपको एनालिसिस करने के बाद ही कर सकते हैं। ये ऐसा जी। नहीं है कोई एक स्टॉक प्राइस देखी और आपने ले ली। डिफिकल्ट बिल्कुल। का टाइम काम है। आपको जब तक आप पूरी रिसर्च नहीं करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल नहीं समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को नहीं समझेंगे कि कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस में क्या ग्रोथ है, आने वाले 3 साल में 5 साल में कंपनी कहाँ पे जाएगी, उसकी ग्रोथ क्या आएगी, उसका ईपीएस क्या बनेगा, तो आप पैसा नहीं बना सकते खाली एक चार्ट देख के, एक आरएसआई ये देख के। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि नए नए बच्चे इस मार्केट में कूद गए जिन्हें कुछ आता नहीं है, और उन्होंने जस्ट एक आरएसआई, एक चार्ट देख के स्टॉक लेने शुरू कर दिए बिना फंडामेंटल जाने कि कंपनी करती क्या है। तो वो अवॉइड करनी चाहिए, और वही आज मैं पेन देख रहा हूँ कि लोगों का। अगर आप बात करें लॉसेस की, तो मार्केट ने, निफ्टी ने अभी भी पीक से सिर्फ 12.5% की करेक्शन ली है, और बहुत सारे इक्विटी फंडों ने, हाइब्रिड फंडों ने तो 8-9% की करेक्शन ली है। और जो डाइवर्सिफाइड फंड हैं, उन्होंने 12 से 13% की करेक्शन ली है। तो वो नॉर्मल करेक्शन है। जबकि आप स्टॉक लेवल पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक 25, 30, 40, और कुछ तो ऐसे भी हैं 60-70% तक गिर गए हैं। तो ये वही स्टॉक है जहां लोग डायरेक्टली लगा रहे थे, उनकी कैपिटल तक इरोड हो गई है। उनको पता नहीं कि एक स्टॉक क्यों लेना है, बस चल रहा है, न्यूज सुनी है, टीवी पे देखा है, एक चार्ट देख लिया है, या मेरे दोस्त ने बताया है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए। लोगों को कोशिश करके म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू आना चाहिए, जिससे कि एक एक एबल फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, वो रिस्क समझता है, वो वैल्यूएशन देखता है, वो आउटलुक देखता है, और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट में, कभी भी आप इन्हें ब्लॉक ऑफ 4-5 ईयर्स आपने लगाया है, तो मार्केट ने कभी भी 12-15% से कम रिटर्न नहीं दिए हैं। अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन डबल डिजिट करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए, और मार्केट हमेशा रिटर्न देगी। तो ये डायरेक्ट इक्विटी बचने से बचना चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहिए। और क्योंकि जब ऐसा करेक्शन चलता है, आप देखें पिछले 5 साल से मार्केट, मार्च 2020 से कंटिन्यूसली 4.5 साल चली है, तो एक 4.5 साल चलने के बाद 6-8 महीने की करेक्शन नॉर्मल करेक्शन है। ऐसा होना भी चाहिए मार्केट में। और कुछ भी नहीं हुआ। अब निफ्टी को देखो, 7,500 की निफ्टी आज भी
22,500 से ऊपर है, 3 गुना से ऊपर है। तो अगर जी 12.5% की करेक्शन हुई है तो नॉर्मल है। तो उन्हें एसटीपी रूट से आए तो और बेहतर रहेगा। और जी। एसटीपी भी अगले 2 महीनों में कर लेनी चाहिए उन्हें। और आराम से बैठना चाहिए। मार्केट के फंडामेंटल्स में कोई ज्यादा खराबी नहीं है। हम अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है इकोनॉमी के। यो ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में स्लो डाउन हुआ है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम होंगी, पर अभी भी कोई 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा तो ही विल मेक मनी। एसटीपी रूट से आए। एसआईपी एक पावरफुल टूल है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूं वो इन्वेस्टर खुश होने चाहिए जिन्होंने पिछले 6-8 महीने एसआईपी शुरू करी है, कि उनकी अब सारी यूनिट्स फर्दर परचेज लोअर रेट पे हो रही है। जब मार्केट चलेगी तो उन्हें ज्यादा पैसे बनेंगे। घबराना नहीं चाहिए कि मेरा वैल्यू गिर रहा है, बल्कि और लगाना चाहिए। एसटीपी एसआईपी रूट पावरफुल टूल, और 2 महीने में कर लेना चाहिए। क्या बात है, आपने तो मेरा जो अगला सवाल था उसका इतना ब्यूटीफुली जवाब दे दिया बंसल जी। मैंने आपको यही पूछना था कि भाई कौन सी ऐसी 2-3 चीजें हैं जिससे इन्वेस्टर्स को डरना नहीं और वो मिस्टेक नहीं करनी है, और आपने वो ऑलरेडी बता दिया। पर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे हर रोज पूछते रहते हैं कि भाई मार्केट और कितना नीचे जाएगा। इनफैक्ट मैंने बंसल जी आपको कल भी ये पूछा कि व्हाट इज योर व्यू, हाउ डीप इज फर्दर दीज मार्केट करेक्शंस, और कैसे हमें ये डिक्लाइन है तो कैसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये आपका मुझे थोड़ा सा समझ में आना बहुत जरूरी है हमारे व्यूअर्स को। मैम, मैं इसको बड़ा टेक्निकल से हम एक इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट और कितना गिर सकती है। अगर हम वेव थ्योरी के ऊपर देखें तो निफ्टी का जब जन्म हुआ और निफ्टी की पहली रैली स्टार्ट हुई 975 से, 2003 से, जो पहली इंडिया की सबसे बेस्ट बुल मार्केट कहलाती है, 2003 से 2008 तक उसे हम फर्स्ट वेव कहते हैं। जब मार्केट 935 से लेकर 6357 तक गई थी। उसके बाद जो करेक्शन आई थी लेमान क्राइसिस में, उसको हम करेक्शन का एक पार्ट बोलते हैं। और जो फाइनली कोविड लो जो लगा था उसको हम सेकंड वेव खत्म मानते हैं 7511 पे। और वहां से थर्ड वेव चल रही थी। तो थर्ड की वेव में एलियट में यही मानता हूं, थर्ड की थर्ड खत्म हुई है अभी, जो 26,277 पे खत्म हुई है। थर्ड की थर्ड मैं मानता हूं कि 16,828 से चली थी। तो हम ये मानते हैं कि 16,828 से जो रैली चली थी उसकी करेक्शन हो रही है। तो 16,828 जो मार्च 2023 में लो लगा था, अगर वहां से रैली देखें तो 9,449 पॉइंट्स की रैली कंप्लीट हुई सितंबर 2024 में। तो उसमें नॉर्मली 23.6% से 38% की करेक्शन होती है। तो अगर 38% भी करेक्शन पकड़ें तो निफ्टी का बॉटम आता है, करेक्शन का एंड आता है 22,677। तो अभी तो वो लेवल भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो पहली मेरे हिसाब से बड़ी बिग सपोर्ट है कि शायद मार्केट इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है शायद बाजार इसको ओवे करेगा, नहीं तोड़ेगा। अगर नहीं तोड़ता है तो हमारी ये एनालिसिस हाइपोथेसिस करेक्ट है कि अभी हम थर्ड की थर्ड में थे, तो थर्ड की फोर्थ खत्म होगी और फिर थर्ड की फिफ्थ ऊपर की तरफ जाएगी, जो शायद प्रोबेबली नया हाई भी दे सकती है। और क्या अगर बात। हमारी ये हाइपोथेसिस गलत है तो मार्केट और अगर करेक्ट होती है तो हम वहां से मान सकते हैं कि 15,200 से रैली चल रही है तो ये 22,000 के आसपास आकर रुक जानी चाहिए। 22,000 से नीचे मेरे को उम्मीद बड़ी कम है कि मार्केट इसके नीचे ज्यादा जाएगी। दूसरा बात, जो अगर हम टेक्निकल से देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो हम जब मार्च के लो से लेके जो अभी तक दो मेजर लो लगे हैं उनको जोड़ने पे एक ट्रेंड लाइन अगर बनाए तो उसकी भी सपोर्ट 22,600 पे ही आती है। तो 22,600 एक बहुत बड़ा नंबर है इस बाजार के लिए। जब तक बाजार इस 22,600 के लिए के नीचे सब्सटेंशियली 15-20 दिन 25 दिन सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम बड़ी करेक्शन की बात नहीं सोचेंगे। इस अदरवाइज बाजार यहीं से बाउंस हो सकता है। तो पहला नंबर ये है, नेक्स्ट 22,000 या 21,500 इसके नीचे कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर फंडामेंटल भी हमारे सपोर्टिंग में आ जाएंगे, टेक्निकल तो इससे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे। बंसल जी आप दिल्ली में हो और मैं यहाँ मुंबई से आपका ये इंटरव्यू ले रही हूँ। हमारे व्यूअर्स, आप अपने चैट बॉक्स में जो भी आपके सवाल है प्लीज लिखिए, और अगर समय हमें परमिशन देगा तो हम जरूर उनको आप लाइव लेंगे बंसल जी के साथ। मैंने तो भाई 2 नंबर रजिस्टर कर दिया है, 23,200 और 22,000 जैसे भाई बोल रहे हैं। और इसी के बीच हम सारे इन्वेस्टर्स अगर पेशेंस रखेंगे तो बहुत पैसा बनाएंगे, है ना। बंसल जी आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि
which sectors are well positioned right now to recover faster post this market correction? और उसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है, वो है, are there any sectors which investors should avoid as of now considering the current macroeconomic या geopolitical, जो आजकल सब लोग बहुत बोलते हैं, environment की बात करें तो? यस मैम, पहले अगर हम बात करें तो आज बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अंडर वैल्यूड हो गया है। बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग को हम एवोल्यूशन प्राइस अर्निंग पे नहीं करते, प्राइस टू बुक वैल्यू पे करते हैं। नॉर्मली पीक टाइम पे ये बैंकिंग सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स तक जाता था। आज ये ऑलमोस्ट 2 टाइम के करीब आ चुका है। एसबीआई 3, मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात करना चाहूंगा, तो 2 के नीचे प्राइस टू बुक वैल्यू आ चुकी है। और ये ऑलमोस्ट बॉटम ही, जितने बॉटम पे हमने देखा है प्राइस टू बुक वैल्यू इतनी ही रहती है। तो ये सबसे पहले सेक्टर है जो बहुत वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरी बात, अगर रेट कट आता है आरबीआई से तो सबसे पहले एनबीएफसी कंपनी और प्राइवेट बैंक इसके मेजर बेनिफिशियरी होंगे। तो ये बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर है जहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा, फार्मा जिस हिसाब से सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है, रेजिलियंस दिखाया है और अपने आप को पोजीशन किया है, और जिस हिसाब से पहले कुछ बड़े फार्मा सेक्टर की टेक्निकली बात करें तो बड़ी थर्ड वेव इसकी चल रही है, तो उसमें बहुत बड़ी रैली चल रही है। तो अभी फार्मा सेक्टर में आदमी कोई इन्वेस्टेड रह सकता है, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। तीसरा, आईटी हो सकता है एक आध क्वार्टर और साइडवेज या कम मूवमेंट दे, पर आईटी भी वेल पोजीशनड है। जैसे बड़ा फियर था अप्रैल 2022 से लेके, और आईटी सेक्टर में शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली कि शायद यूएस इकोनॉमी में इतना जम नहीं रहेगा तो आईटी में स्पेंडिंग कम हो जाएगी और आईटी से कंपनियां सफर करेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा यूएस इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आईटी सेक्टर भी एक और देख सकते हैं। सीमेंट एक ऐसा सेक्टर नहीं है, पर एक सेक्टर की ही बात करें तो सीमेंट की अब बॉटमिंग दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है शायद इनकी प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। और जो आपने अवॉइड की बात करी, तो मैं आज फिर कहूंगा, हमने काफी टाइम से लोगों को कह रहे हैं कि जबकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है डिफेंस, रेलवे और वो सेक्टर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से जुड़े हैं, जो गवर्नमेंट की केपेक्स की वजह से आगे चलेंगे, उन पर थोड़ा सा शांति बरतें, कम एलोकेशन रखें। क्योंकि अगर किसी वजह से, जैसे हमने लास्ट ईयर में देखा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग केपेक्स रुक जाता है तो वो कंपनियां सफर करती हैं। तो अभी अगर गवर्नमेंट का केपेक्स का अगर प्रोग्राम प्रॉपर नहीं आया तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी सफर कर सकता है। अभी भी वैल्यूएशन, मैं मानता हूं कि डिफेंस बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर मार्केट ने उनकी वैल्यूएशन इतनी कर दी है कि कई सालों की फ्यूचर अर्निंग डिस्काउंटेड है। अब बेटर कुछ आएगा तो ही कुछ होगा, और अगर कुछ थोड़ी भी अर्निंग में डिसअपॉइंटमेंट आई तो वो नहीं चल पाएंगे। तो इनमें अभी भी अवॉइड करना चाहिए, तो इन सेक्टरों में नहीं जाना चाहिए। पर्टिकुलरली जिनमें भी कैपेक्स से रिलेटेड है उनको अवॉइड कर देना चाहिए। और ये 3 हमारे पास जब अच्छे सेक्टर हैं जब वैल्यूएशन तो वहां क्यों नहीं जाए। बंसल जी, एक बार वापस आप अपने सेक्टर्स बोल दीजिए, हालांकि मैंने तो लिख लिया है। तो तो कौन से मैं सेक्टर्स फिर अभी अवॉइड कहूंगा, करने चाहिए और कौन से सेक्टर में रहना बैंकिंग, चाहिए? बैंकिंग, फार्मा फार्मा, आईटी, एंड आईटी। और अवॉइड करना है डिफेंस और रेलवे जैसे जो डिफेंस, रेलवे गवर्नमेंट टाइप, और जो भी स्पेंडिंग वाले। जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग या कैपेक्स से रिलेटेड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सीमेंट भी आप रेकमेंड कर रहे हैं ना? सीमेंट भी अच्छा लग रहा है जी। क्योंकि इनकी प्राइसिंग पावर आने वाली है, बॉटमिंग लग। थैंक यू सो मच बंसल जी, आपने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें समझाई है। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि व्हाट अबाउट मार्केट सेंटिमेंट एंड रिकवरी? सो व्हाट आर द की ट्रिगर्स दैट कुड ड्राइव अ मार्केट रिकवरी अकॉर्डिंग टू यू, एंड हाउ शुड इन्वेस्टर इंटरप्रेट द करंट मार्केट सेंटिमेंट? इज दिस द फेज फॉर पैनिक या अपॉर्चुनिटी? हालांकि आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दे दिया है, पर ये सवाल मुझे बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, पैनिक या अपॉर्चुनिटी है ये? नहीं मैम, देखो, हर मैंने अपने करियर में हर बॉटम, 5-6 बॉटम तो मैंने ही देखे हैं, और हर बाद में शुरू के बॉटम जब बनते थे तो मैं भी आम आदमी की तरह बड़ा घबराता था। बाद में हमें रियलाइज होता था कि वो अपॉर्चुनिटी थी लेने के लिए और हमने वो मिस कर दी, जहां लगाने पे मेरे को बड़ी अच्छी रिटर्न बनती। अभी भी लोग ये समझें क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ऑल मार्च अप्रैल के बाद जब हम फ्यूचर की अगले साल की अर्निंग को डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यूएशन अब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। लार्ज कैप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, मिड एंड स्मॉल कैप के कुछ पॉकेट्स अभी भी हो सकते हैं जो थोड़े से ओवर वैल्यूड हैं, पर क्योंकि इनकी
ग्रोथ बहुत अच्छी आई थी लास्ट कुछ सालों से, तो अगर ये ग्रोथ मोमेंटम बना रहता है तो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपने को, किसी भी इन्वेस्टर को अपनी असेट अलोकेशन के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। अगर उसने जब फाइनेंशियल प्लानिंग की थी तो एक असेट अलोकेशन उसने बनाया होगा, और अब क्योंकि मार्केट करेक्शन की वजह से उसका असेट अलोकेशन थोड़ा डेट की तरफ ज्यादा झुक गया होगा या टिल्ट हो गया होगा, उसको उसे रीबैलेंस कर लेना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कहता कि 2 4 5% करेक्शन और नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। 2 महीने 3 महीने और लग सकते हैं बॉटमिंग में। बॉटमिंग का प्रोसेस ऐसा ही है। पर्टिकुलरली 5 साल से रैली चल रही थी। सब्सटेंशियल करेक्शन इस 5 साल की रैली में सिर्फ एक बार देखने को हमें मिली थी, जब अक्टूबर 2021 में 18,848 पे निफ्टी ने टॉप बनाया था, और जून 2022 में एक बॉटम बनाया था 15,200 पे, जहां मार्केट ने करीब 20% की करेक्शन ली थी। उससे बड़ी करेक्शन इस पूरी रैली में कोई नहीं आई। जो भी करेक्शंस आई थी वो छोटी थी, शॉर्ट लिव्ड थी, वो बड़ी करेक्शन थी। तो अभी हमने उस उतना भी करेक्शन नहीं देखा है, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। पर उसके बाद भी, और इतनी हिस्टोरिक करेक्शंस के बाद मार्केट हर बार ऊपर जाती है। रीजन क्या बनेंगे, जैसे आपने पूछा ट्रिगर क्या होंगे, बजट एक ट्रिगर हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ नए अनाउंसमेंट कर सकती है, कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बॉटमिंग आउट होके फर्दर ग्रोथ में जा सकती है, इकोनॉमी थोड़ी सी अपग्रेड हो सकती है, जो स्लो डाउन था वो बेटर हो सकता है, रिकवर हो सकता है। और कंपनियां, क्योंकि हमारे इंटरप्रेन्योर सबसे बढ़िया इंटरप्रेन्योर हैं, जो हमेशा अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए कोई ना कोई नया आइडिया ढूंढते हैं, तो कंपनियां, और हमारी जीडीपी अगर 6.5% से बढ़ेगी तो नॉमिनल ग्रोथ अभी भी 10 11% है। तो हमारी कॉर्पोरेट 12 13% से तो ग्रो करेंगे ही लॉन्ग टर्म में, तो अपने को रिटर्न बनेगी। तो ये अच्छा फेस है, पैनिक नहीं होना चाहिए। स्टैगर्ड वे में नेक्स्ट 2 मंथ तक अपनी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन पूरी कर लेनी चाहिए। सो नो पैनिक, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है, थोड़ा पेशेंस है, और ये शॉर्ट टर्म की थोड़ी सी जो पेन है उसकी भी मजा ले लो, क्योंकि आगे जाके बहुत ही बेहतर है, यही बंसल जी का कहना है। और यहाँ पे हम हमारा फॉर्मल इंटरव्यू या पॉडकास्ट खत्म करेंगे, पर बहुत सारे सवाल आए हैं, तो बंसल जी आपको हम इतना जल्दी तो नहीं जाने देंगे। तो सबसे पहला जो मेरे एक व्यूअर का सवाल आया है, वो बोल रहे हैं कि बंसल जी आपका क्या मानना है कि भाई हमें डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ही पूरा पैसा लगाना चाहिए, या आपके हिसाब से इंटरनेशनल स्टॉक्स, अभी हालांकि यूएस भी काफी स्टेबलाइज हो गया है, तो आपको क्या लगता है कहाँ पैसा लगाना चाहिए? नहीं, आपको कुछ डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ अलोकेशन इंटरनेशनल मार्केट में हम लगा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि यूएस मार्केट ने काफ़ी रेजिलेंस दिखाई। आप अगर देखें तो पिछले साल में और 6 महीने में डाउ अभी भी नए हाई की तरफ है, एसएनपी नए हाई की तरफ है, जबकि हम टी पीक से 12% गिर चुके हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ एक्सपोजर आपको स्टेबिलिटी देगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। यूरोपियन मार्केट्स भी मैंने जैसे बताया बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, कुछ काफी सालों से नहीं चली हैं, तो वहाँ कुछ डाइवर्सिफिकेशन करने में कोई नुकसान नहीं है। पर्टिकुलरली बहुत सारे इन्वेस्टर हमसे क्वेश्चन पूछते थे मेरे को, यूएस मार्केट में लगाऊं क्या। उन लोगों को जरूर लगाना चाहिए जिनकी फ्यूचर लाइबिलिटी डॉलर में अराइज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं और उनको डॉलर में वो पेमेंट करनी है, तो उनको एक डॉलर हेज तो मिल ही जाएगा। अगर वो यूएस मार्केट में पैसा लगाएं तो उनको जरूर लगाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोई बुराई नहीं इंटरनेशनल फंड में एक्सपोजर लेना, क्योंकि सारी इकोनॉमी एक जैसी नहीं करती है, कहीं डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं। जैसे यूएस में आपने नास्डेक की, नास्डेक लिस्टेड 5 एसएनपी की बड़ी जो कंपनियां हैं, उन्होंने बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, टेस्ला वगैरह ने बिल्कुल डिफरेंट काम किया है, तो उस जैसी रिटर्न के साथ भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अ, बंसल जी दूसरा एक सवाल आया है कि भाई एक्टिव फंड या पैसिव फंड, आप क्या सजेस्ट करें? ये आजकल मैम बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है हाँ। कि मैं पैसे फंड में जाऊं, मैं क्यों ना एक्सपेंस रेशियो देख पाऊं। मैम उनके लिए बहुत अच्छा है पैसे फंड में जाना, उन इन्वेस्टर के लिए जिन पे समय नहीं है, जो आप डू इट योर सेल्फ अपने आप करना चाहते हैं, एडवाइजर से नहीं मिलना चाहते हैं, और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लगाएं। तो एक पैसिव फंड पकड़ के, एक इंडेक्स फंड पकड़ के उसके एसआईपी या एसटीपी के रूट से वो लगाते हैं तो बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट उनको कोई ऐसा नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव लॉसेस नहीं आएंगे जो कहीं गलत डिसीजन लेने से आ सकते हैं या डायरेक्ट इक्विटी लगाने से आ सकते हैं। फिर भी मेरा अभी भी मानना है, अगर जो लोग
ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो अभी भी एक्टिव फंड, पैसिव फंड को आउट परफॉर्म करने चाहिए। अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करने चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपने सही फंड मैनेजर को चूज किया है, उसमें एडवाइजर की अगर हेल्प ले तो आपको और जल्दी उन फंडों तक पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग शायद एक्सपेंस रेशियो को सोचते हैं कि एक्टिव फंड में जाने से मेरी एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगी, पर आप अगर डीप एनालिसिस करें तो बहुत सारे एक्टिव फंड हैं जिन्होंने इंडाइसिस को वाइड मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है, इवन आफ्टर मीटिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस। जी तो जी वो जी। अपॉर्चुनिटी हम मिस ना करें। तो पैसे फंड उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो कुछ अपने आप करना चाहते हैं। बाकी पॉसिबल हो सके तो आप एक्टिव फंड में अभी बने रहें, जब तक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं हो जाते तो हमारे पास फंड मैनेजरों के पास वो अपॉर्चुनिटी रहेंगी जहां से वो इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर सकें, बाई सिलेक्शन, गोइंग बियॉन्ड 500 कंपनीज, और बाई इंक्रीजिंग और चेंजिंग द वेट्स ऑफ द इंडाइसेस, कि इंडाइसेस हगिंग ना करें वो। तो ऐसा पॉसिबल है अभी। बहुत ही बढ़िया सिंपल वे से आपने जवाब दिया है कि आई थिंक पैसिव फंड थोड़े सालों के बाद हम जब डेवलप्ड हो जाए, और यूजुअली यही ट्रेंड रहा है बंसल जी। आपके पास समय है तो बहुत सारे सवाल आए हैं, दो तीन ले लूं सब हाँ बंसल प्लीज जी। मैम, कंटिन्यू करिए। मुझे एक सवाल आया है, व्हाट आर द की फाइनेंशियल रेशियोज, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ डायरेक्ट इक्विटी में, तो मुझे कौन से ऐसे रेशियोज, दो तीन रेशियोज समझने चाहिए, जस्ट फॉर माय नॉलेज, ऐसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो कोई भी अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी में लगाना चाहता हूँ, किसी भी स्टॉक को लेना चाहता हूँ, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जो देखनी चाहिए हमें। अगर वो कंपनी आरओसी 18-20% की निकाल रही है तो बढ़िया काम कर रही है, उससे ऊपर निकाल रही है तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। क्योंकि अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो आज भी 8 से 9% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा नहीं है, और कोई भी मैनेजमेंट अगर उस रिटर्न को 10% से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल हम दे सकते हैं और वो परफॉर्म करेगी और पैसा उस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा ही। तो ये इंपॉर्टेंट पहला की रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो यही देखनी चाहिए। फिर उसमें ईपीएस ग्रोथ कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है, डेट सर्विसिंग करने के लिए कंपनी का कितनी जल्दी सर्विस कर पा रही है, जो उसकी इबिडिटा है वो डेट सर्विसिंग में कितने कामयाब है, कितने कितने रेशियो तक जा रहे हैं। अगर कंपनी को कोई डेट की प्रॉब्लम नहीं है, कभी ऐसा ना हो कई बार कंपनी अच्छा करने के बाद भी डेट से ही मर जाती है, अच्छा परफॉर्म नहीं करता। दो मैं मेन दो की रेशियो ही देखता हूँ, बाकी तो बहुत सारी है, इनको देखने से आप पे कितना टाइम और कितनी रिसर्च कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर सारी चीज हम करेंगे तो फिर बंसल जी जैसे एक्सपर्ट्स का फायदा हमें कैसे होगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई थिंक मोर देन इनफ, ये बस दो रेशियो पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि आपको समझदार निवेशक बने, बस वही है। बंसल जी एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है कि भाई क्या हम सारी चीज डायरेक्टली कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, पीएमएस है, एआईएफ है, बहुत सारी चीजें अब मार्केट में आ रही है। तो आपका क्या सजेशन रहेगा बंसल जी, एक रिटेल इन्वेस्टर को या इवन एचएनआई इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लानर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की कितनी जरूरत है, और क्यों उनको कंसल्ट करके करना चाहिए? मैम बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। मेरे से ने एक डॉक्टर एसोसिएशन में मेरे एक प्रेजेंटेशन में डॉक्टर साहब ने पूछा कि मैं अपने आप क्यों ना ले लूँ, मैं एडवाइजर की मदद से क्यों जाऊँ। तो मैंने सिर्फ सिंपली एक बात कही सर, मैंने कहा गूगल पे सारी दवाइयाँ लिखी हैं, अगर आप जाके देखो उसके साइड इफेक्ट्स लिखे हैं, सब कुछ लिखा है, सॉल्ट की पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है। फिर भी मैं आपके पास इसलिए आता हूँ को आपको पता है कि कौन सी दवाई कितनी लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है। कभी आप बोलते हो 50 mg लीजिए, कभी आप बोलते हो 100 mg लीजिए, कभी बोलते हो 200 mg लीजिए। तो कल कितनी लेनी है, कितने गैप के बाद लेनी है, और उनके साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ में आपने दूसरी कौन सी एक दवाई और लेनी है, और क्या आपने परहेज करना है जैसे कि मैं जल्दी ठीक हूँ। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि आप खुद करना चाहते हैं, डायरेक्ट लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म एप्स गूगल पे अवेलेबल है, किसने पास्ट परफॉर्मेंस दी, क्योंकि सबको देखने का एक ही तरीका है, पास्ट परफॉर्मेंस, कि पास्ट में किसने क्या दिया, और उसी को ही लोग प्रीफर कर लेते हैं और मोस्ट सफरिंग होते हैं। क्योंकि जो पास्ट में हो सकता है जिसने पिछले 3 साल से बहुत बढ़िया रिटर्न दी हो किसी सेक्टर ने, जैसे फॉर एग्जांपल 2022 में आईटी सेक्टर सबसे बढ़िया चल रहा था और बहुत सारे
फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर ने या अपने आप करने वालों ने वो रिटर्न देख के उसी में एंट्री ले ली और वो 1 डेढ़ साल बड़ी लॉस सफर किया। और हो सकता है बहुत सारे लोग परमानेंट लॉस लेके निकल गए। आईटी सेक्टर तो दोबारा रिकवर हो गया। पर आप जब एक एडवाइजर के थ्रू करते हैं तो थोड़ा सा कौशल लेता है, एक आपका प्लानिंग बनती है, एक असेट अलोकेशन बनता है, एक कोर पोर्टफोलियो बनता है, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनता है, और उसके हिसाब से उस अलोकेशन को मेंटेन किया जाता है। और बहुत सारे एडवाइजर क्योंकि फंड मैनेजर से डायरेक्टली मिलते हैं, उनके व्यू समझते हैं, उनका आउटलुक समझते हैं, कुछ फंड हाउसेस का आउटलुक समझते हैं, उस बेस पे स्कीम का सिलेक्शन होता है, ना कि पास्ट परफॉर्मेंस ही एक कोर क्राइटेरिया होता है गाइडिंग करने के लिए। तो थोड़ा सा आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ। कभी लार्ज कैप में, जैसे अब पिछले कुछ टाइम से हम अपने इन्वेस्टर को हाइब्रिड के अलावा सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि एक्सपोजर सिर्फ हाइब्रिड फंड से ही लेना चाहिए और स्टैगर्ड वे में लेना चाहिए। तो आप देखिए पिछले 6 महीने से, जब निफ्टी ने पीक से सितंबर से गिरना शुरू किया है, निफ्टी जहां 12.5% गिरी है, बहुत सारे मिडिल स्मॉल कैप स्टॉक्स या फंड 12-15% गिरे हैं, और स्टॉक तो 30-40% गिरे हैं। वहाँ हाइब्रिड फंड में फॉल सिर्फ 8, 8.5 से 9% के बीच में ही आया है। और अब रिकवरी फास्टर हो जाएगी क्योंकि वो उनका इक्विटी एलोकेशन डायनेमिकली मैनेज होता है। बोले एग्रेसिव हाइब्रिड में, क्योंकि हमेशा फंड मैनेजर को 65% इक्विटी रखना होता है, तो जैसे ही मार्केट नीचे जाती है वो इक्विटी बढ़ाता रहता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है कि बाई एट लो सेल एट हाई, तो उसमें इम्प्लीमेंटेड है। तो बहुत इस बढ़िया। तरह से आप वॉलेटिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, जो नॉर्मली इन्वेस्टर को अपने आप नहीं समझ में आता। तो पीएमएस भी ले सकता है, एआई भी ले सकता है, पर अगर वो एडवाइजर की हेल्प से जाएगा तो थोड़ा सा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा, और इस टर्बुलेंट पीरियड में उनका कोई साथ देने वाला होगा जो गाइड कर सकें, हेल्प कर सकें, स्टैंड कर सकें, और सर्विस इशू भी बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। जी। और क्या होता है ना, काफी हद तक इन्वेस्टर्स इमोशनल हो जाते हैं। जैसे कि ऑन अ लाइटर नोट आपने डॉक्टर की बात करी, तो डॉक्टर चाहे कितना भी बड़ा सर्जन क्यों ना हो, क्या वो उनका खुद का ऑपरेशन खुद कर सकता है? यस। उन्हें किसी और सर्जन को बुला के अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ना। बिल्कुल मैडम। ये आप आप बहुत सही बोल रहे हो। और बंसल जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी दी है। मेरे व्यूअर्स, आप प्लीज इसको सुनिए, समझिए। इतना बढ़िया वे से बंसल जी ने हमें इक्विटी हाइब्रिड के बारे में समझाया, और डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर कितना जरूरी है, सारथी है, वो हमें चाहिए ही। और क्या होता है ना, बहुत बार हम इमोशनल हो जाते हैं और हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो प्लीज, ये साइकोलॉजी है, आप समझिए। और SWP ऑप्शन जो है, उनकी भी कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बंसल जी ने पहले हमें समझाई है। तो एक मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 45 मिनट्स हो गए हैं, और देखिए हमारे ऑडियंस आपको छोड़ ही नहीं रहे। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि हम वापस ऐसे एक नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आएंगे, पॉडकास्ट लेके आएंगे। बंसल जी को हम ऐसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो गाइडेंस है, उनका जो नॉलेज है, ऐसे है कि बस सुनते ही रहे। एक लास्ट सवाल है बंसल जी, या आप अपनी चॉइस का कोई एडवाइस भी अगर देना चाहे तो हम आपकी एडवाइस से वो इंटरव्यू खत्म करेंगे। पर एक सवाल उसके पहले मैं जरूर लेना चाहूंगी कि ये जितनी भी ये जो ग्लोबल इवेंट्स हो रही है, लाइक जियो पॉलिटिकल टेंशन है, वॉर चल रहा है, ट्रेड पॉलिसीज में बहुत सारे फर्क आ रहे हैं, और ये जो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में जो इनका असर पड़ रहा है, हालांकि हमने ये सवाल ले लिया है कि ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है ना, आपको क्या लगता है सर? नहीं मैम, क्योंकि इनमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, एक हमें अभी नहीं पता है कि यूएस ट्रम्प साहब क्या को टैरिफ पे हाँ, क्या टैरिफ इम्पोज का थोड़ा करेंगे। सा अभी भी क्लैरिटी कोई दे। क्लैरिटी नहीं आई है। तो पर मेरे को फिर भी लगता है कि हमारे बिजनेसेस उसके लिए रेडी होंगे, उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। तैयारी उन बिजनेसेस ने भी की होगी कि उसको कैसे काउंटर करना है। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल रिस्क इतनी बड़ी अब नहीं है, नॉर्मल हो गया है। और बहुत जल्दी आपने देखा, इसराइल हमास का वॉर भी ऑलरेडी सीज फायर हो चुका है, और यूक्रेन यूएस रशिया यूक्रेन वॉर की भी बात चल रही है। बहुत जल्दी आप इसको भी खत्म देखेंगे। तो इतनी बड़ी अब जियो पॉलिटिकल रिस्क नहीं रहेगी। ट्रम्प साहब भी, मेरे को ऐसा लगता है, बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, और वो भी अपने जी। इंटरेस्ट को साथ देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा डिसीजन ऐसा होगा जो किसी के लिए बिल्कुल अगेंस्ट होगा। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच ही रहेगी। तो वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालनी चाहिए। मार्केट इन सब चीज़ों को ऑलरेडी
देख चुका है। पहला ट्रिगर मेरे को लगता है मार्केट में जैसे ही हमारे यहाँ रेट कट होंगे आरबीआई के द्वारा, तो पहला ट्रिगर मिल जाएगा, और जैसे ही ये रेट कट होंगे तो एनबीएफसी और प्राइवेट बैंकों में एक अच्छा स्पर्ट हमें देखने को मिल सकता है। उससे वो रैली स्टार्ट हो सकती है जब, और जैसे ही ये मार्च खत्म होगा Q4 के नंबर भी आने शुरू हो जाएंगे एक, और इनकी जो ग्रोथ में जो स्लो डाउन आया था वो भी शायद थोड़ा रिवर्स हो जाए अगले क्वार्टर से या सेकंड क्वार्टर से, तो वो दूसरा इम्पिटस देगा। तो मार्केट क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग होती है, हमेशा पहले चलती है। जैसे हमने बहुत बार सुना है कि इकोनॉमी बॉटम आउट, मार्केट बॉटम आउट फर्स्ट, इकोनॉमी बॉटम आउट लेटर। ऐसे मार्केट टॉप आउट फर्स्ट, इकोनॉमी टॉप आउट लेटर। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, तो पहले ही एडजस्ट हो जाएगी। और हमारे एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसेस को चला रहे हैं वो सब समझते हैं, वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो अभी तक कितने इन्वायरमेंट हमने देखे हैं उसमें अगर स्मूथली निकल आए तो आगे भी निकलेंगे। हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है जो कंजम्पशन ओरिएंटेड है। कंजम्पशन स्लो डाउन हो सकता है पर बंद नहीं हो सकता। तो एक दो क्वार्टर अगर खराबी आती है, इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी में 3 से 5 साल के लिए करते हैं, हमको 1-2 साल के लिए नहीं करते। और कभी भी हिस्टोरिकली आप देख लीजिए, आपने 4 साल के ब्लॉक में जब भी इन्वेस्टमेंट किया आपको 12-15 डबल डिजिट से ज्यादा रिटर्न आई है। जी बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड लास्ट 8 कैलेंडर ईयर से निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न ही दी है। तो जी और जी। आपको क्या चाहिए? लोग थोड़ी करेक्शन से ही घबरा जाते हैं। आप नॉर्मल टेक्निकल करेक्शन है और थोड़ा स्लो डाउन का इम्पैक्ट है, तो इसे बियर करिए, ज्यादा यहां से फॉल नहीं है। थैंक यू बंसल जी, आपसे बात करके बहुत मेंटल पीस मिली है। और एक बात तो समझ में आ गई है कि जब भी मार्केट करेक्शन लेता है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, पैनिक नहीं है। और उसी नोट के साथ, दिस इज योर होस्ट अल्पा शाह। आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड फाइनेंस प्रोफेशनल। बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सारा इंटरव्यू मनी की बात अल्पा के साथ के यूट्यूब में भी देख सकते हैं, बंसल जी के भी यूट्यूब में है। ये पूरा लाइव इंटरव्यू जो हमने आज किया है वो आप सबके लिए अवेलेबल है। प्लीज आप जितना हो सके, जितने लोगों को ये आप समझा सके, यही मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको वायरल करिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बंसल जी फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू द मैम। और शो। लास्ट में मैं अपने इन्वेस्टर को कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हम 30,000 के निफ्टी के लेवल को देखेंगे, तब ये लोगों का डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। क्या बात थैंक यू। है, हम वेट करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच ऑल थैंक माय व्यूअर्स यू। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू। फैंटास्टिक।